हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स स्ट्रेटजी की, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो था आप सभी का। और हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबा हो, 20 मिनट तक भी पहुंच जाए, 20-25 मिनट। बट आप इसको फॉलो करोगे अगर, मैं क्योंकि बिल्कुल आखिरी तक मई तक की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता ईच मंथ। और अगर बीच में मेरे को और ज़रूरत लगी तो मैं हर महीने की, मतलब इस महीने आपको क्या करना है वो डिटेल भी आपके साथ अलग अलग वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप इसको फॉलो कर ले जाते हो तो मैथ्स में आपकी मतलब बहुत अच्छी परसेंटाइल, बहुत अच्छा स्कोर आपका बन जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय गाइस, आई एम पीयूष, स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स एट SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ सब्सक्राइब। तो मैथ्स में मतलब CUET में जो भी बच्चे अपीयर करेंगे वो अलग अलग कैटेगरीज़ के हैं। तो सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक कैटेगरी है जो क्लास 12th में है और वो बोर्ड्स पर फोकस कर रही है। वो बाद में सोच रहे हैं कुछ बच्चे की CUET के लिए अलग अलग से वो जो अप्रैल वाला मंथ मिलेगा हम उसमें करेंगे। लेकिन इसमें ये दिक्कत है, अगर आपका तैयारी आपकी बोर्ड्स में उतनी अच्छी नहीं हो पाई तो फिर आप CUET के लिए भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो आपको अभी से पहली चीज़ तो है कि CUET को अभी से माइंड में लेकर चलना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी है ड्रॉपर्स की। तो ड्रॉपर्स तो जो है, अब उन्होंने तो एक बार CUET का एग्ज़ाम दे ही दिया है, उन्हें तो मतलब बिल्कुल रगड़ के अब तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि अब अगर आप एक साल कहीं पर लगा रहे हो तो यू शुड बी इन द बेस्ट कॉलेज। तो गाइज़, अब मैं आपको जो टिप्स स्ट्रैटेजीज़ बताने वाला हूँ आपको यही फॉलो करनी है, चाहे आप ड्रॉपर हो चाहे आप हो 12th में। तो सबसे पहले अपना मेन फोकस रखिए कि एक बार आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो आपको अब मैथ्स का सिलेबस करना कैसे है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हम किस चीज़ को कहेंगे। तो जो बच्चे क्लास 12th के साथ हैं, मतलब जो इनकी अभी जो ड्रॉपर नहीं है, जो पहली बार CUET देंगे, तो आप स्कूल को अपने फॉलो कीजिए। जैसे स्कूल में हो रहा है वो कीजिए, जो होमवर्क मिल रहा है NCERT को थॉरोली है कि क्वेश्चन अच्छे से कर लो। पहली चीज़ तो वो है। जब आप जनवरी में आओगे, आपका जब सिलेबस स्कूल कंप्लीट कर देगा, देन आपको एक चीज़ देखनी है कि क्या आप NCERT के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, कि आपको पता है कि हाँ ये ऐसे होगा। एक एक सॉल्व करने मत बैठो, पर अगर आपको क्वेश्चन जो है देख के दिमाग में आ जा रहा है कि हाँ इसमें ये ट्रिक लगेगी, इसमें ये, तो आपके सारे मतलब बुक पे टिक हो जाने चाहिए। जब तक आप NCERT पर इस लेवल तक नहीं पहुंच जाते कि हाँ ये सवाल है ये ऐसे होगा, तब तक अपना जो मतलब आपका बेस है पहले आपको वही स्ट्रॉन्ग करना है, दैट इज़ NCERT। देन NCERT के बाद आपको मूव करना है PYQs पर प्लस MCQ फॉर्म क्वेश्चंस पर। क्योंकि जैसे आपने NCERT कर ली तो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी हो गई। अब आपको बोर्ड्स में भी वैसे 20 MCQs आते हैं, प्लस CUET तो सारा MCQs का ही है। आपको अब मूव करना है PYQs के MCQs पर, प्लस आपको जो जहाँ से भी मिल जाए आपको उन सब पर करना है। और प्लस साथ में आप जब भी क्वेश्चंस ये सब सॉल्व करें तो कोशिश कीजिए कि टाइमर लगा के करें, जिससे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और अंडर प्रेशर जो आप कैलकुलेशन करते हो वो ठीक हो जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको ये PYQs और ये मतलब ये चीज़ें कब से शुरू करनी है। सो द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस इज़ आफ्टर योर सिलेबस, योर होल सिलेबस इज़ कम्प्लीटेड। अगर आप बीच में PYQs लगाओगे तो आपसे एक तो सारे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। PYQs कर रहे हो अगर आप, तो या तो आप चैप्टर वाइज कहीं से ऐसे ढूंढ के करो कि ओके मेरा रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं रिलेशन फंक्शन के पिछले 4 साल में जितने भी PYQs हैं, जितने क्वेश्चन आए हैं सारे कंप्लीट कर दूंगा। तो या तो आप वो स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको एक साथ मतलब पूरा एक क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करना है, देन पूरा आप सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, मीन्स जनवरी इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस। ठीक है, तो अब PYQs करने से होगा क्या। सबसे पहले तो आपको ये पता लगेगा कि आपने जो तैयारी करी है क्या वो CUET लेवल के लिए इनफ है। क्योंकि मे बी आप बोर्ड्स के क्वेश्चन ठीक ठाक सॉल्व कर पा रहे हो, बट जैसा क्योंकि CUET में थोड़ा तो ट्विस्ट वो कर देते हैं, क्या आप उसमें वो दिमाग लगा पा रहे हो अपना। इफ़ येस देन इट इज़ गुड। तो अब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप जनवरी एंड तक टिल 31 जनवरी आप अपनी NCERT और अपने PYQs कर लेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ SRCC का टारगेट बना रहे हो या DU के किसी भी टॉप नॉच कॉलेज का टारगेट बना रहे हो, और मैथ्स में अगर आपको चाहिए 200 प्लस 220 जैसा स्कोर, तो आपको जनवरी एंड तक ये काम निपटा देना पड़ेगा। क्योंकि फेब और मार्च आपके बोर्ड्स के एग्जाम होने वाले हैं। आप सारा टाइम मैथ्स पर नहीं दे पाओगे, आपको और भी चीज़ें पढ़नी है, BST अकाउंट्स, उन सब पर भी मैं जल्दी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर। और आपको ये PYQs मिलेंगे कहाँ, तो आप किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स पर जा सकते हैं जहाँ पर आपको PYQs मिल जाएंगे। क्योंकि PYQs ढूंढना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको मॉक्स कहाँ से लेने हैं उस पर मैं कभी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। ओके, सो नाउ वी आर ऑन एज्यूम 1 Feb, और मैं मान के चल रहा हूँ कि फेब और मार्च में आप
मतलब मैथ्स CUET टाइप का कुछ ज़्यादा मतलब उस पर फोकस नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो टाइम मतलब थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा प्रेशर वाला भी हो जाता है, क्योंकि आपके बोर्ड्स हैं, आपको सारे 5-6 सब्जेक्ट आपको मैनेज करके चलने हैं। तो आप CUET के लिए मतलब आपको थोड़ा अपना एक स्टेप पीछे लेना है और बोर्ड्स के लिए मतलब पूरा रगड़ देना है, क्योंकि क्या बोलते हैं, अगर आपके बोर्ड्स में स्कोर कम रह गया, इफ़ 90 से कम रह गया आपके परसेंट, देन मतलब एक कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि बोर्ड्स में आपके इतने ज़्यादा नंबर आएंगे, वो आपको उतना ज़्यादा मतलब एक मेंटल बेनिफिट देगा। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको इसको मतलब डेली थोड़ा थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। डेली आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अपने वीक टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखिए। जैसे कि कैलकुलस है, मेरा इंटीग्रेशन थोड़ा सा वीक था, तो उसमें आपको जैसे जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उस पर आपको थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में, जो आपको बोर्ड्स और CUET दोनों में हेल्पफुल रहेगा। अब जैसे आपके बोर्ड्स ख़त्म होंगे, वी आर ऑन 1 अप्रैल, आपके पास है अप्रैल के 30 दिन प्लस मई के आप मान लीजिए 8-10 दिन। अगले 40 दिनों का खेल होने वाला है। इसमें जो पढ़ लेगा वो बाजी मार लेगा। अगर आपने पूरे साल मेहनत करी है, बोर्ड्स में भी अच्छा कर दिया है, यहाँ नहीं पढ़ा तो आप फिर गए काम से, क्योंकि आखिरी विजय तो तभी याद लगेगी जब आखिरी क्षण तक मतलब मेहनत करते रहोगे आप। पूरे साल आपने चाहे इतनी पढ़ाई करी हो, इन 40 दिनों के लिए सब अपने मतलब इंस्टा, यूट्यूब शॉर्ट्स ये सब हटा दो, 40 दिनों के लिए पढ़ लो आप, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट रहेंगे 4। जिन्होंने GT ले रखा है उनके लिए फिर 3 सब्जेक्ट और बढ़ जाते हैं GT के अंदर ही। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ाई करने का टाइम है। एटलीस्ट आपको इन 40 दिनों में 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना है। अगर आप 12-13 घंटे पढ़ रहे हैं देन इट इज़ नॉट वेरी हार्ड टू गेट इनटू SRCC। तक मैंने आपको ये बता दिया है कि आपका बोर्ड्स तक का कैसा शेड्यूल रहने वाला है। आपको मैथ्स डेली पढ़ना है, डेली क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपने वीक टॉपिक्स पर ध्यान रखना है पहले से ही। नाउ वी विल टॉक अबाउट दोज 40 डेज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 10 मई कि आपको उनमें क्या चीज़ फॉलो करनी है मैथ्स के लिए। तो आपको सबसे पहले तो जैसे आपका सिलेबस हो रखा है, एक मॉक दे के देखिए। आपका मान लीजिए स्कोर आ रहा है 180 या जितना भी आ रहा है, उससे सबसे पहली बात तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कम भी आ जाए, 20-20, 30-30 नंबर वाले बच्चे भी स्टीफन, सिंधु, SRCC जैसे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, जिनका मेरा जो पहला फर्स्ट स्कोर था वो लगभग 163 के आसपास कुछ था। अब जस्ट सपोज़ आपने एक मॉक दिया, आपका स्कोर आया 180। अब आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है कि आपको गलत कहाँ हुआ, जो सही है उन्हें भी देखना है कि क्या कोई शॉर्टकट मेथड था, क्योंकि 1 घंटे में 50 सवाल करना, 60 मिनट्स 50 क्वेश्चन, ये बहुत आसान नहीं रहने वाला है। इस चीज़ को अचीव करने के लिए भी आपको कई मॉक देने पड़ेंगे, वरना आप देखोगे कि आप बस 38-39 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो। और जैसे आपने मॉक स्टार्ट करा, मॉक क्वेश्चन पेपर, आपको पहली चीज़ तो किसी भी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है या नहीं हो पाएगा या फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जाओ, स्किप करो उसे, बाद में करना जब टाइम बचेगा। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे, जैसे आपने पहले आधे घंटे में मान लीजिए 35-38 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए जो आपको आसान थे, जो आपको आते थे, तो आपको जो कॉन्फिडेंस है कि आपने आधे घंटे में 35 तक पहुंच गए, आप अब बस 15 सवाल हैं और आपके पास और आधा घंटा बचा हुआ है, तो वो आपको एक मेंटल रिलीफ, एक मेंटल कॉन्फिडेंस भी देगा एग्जाम। सो गाइज, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स कि आपने मॉक एनालिसिस कैसे करना है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी पार्ट होने वाला है। क्योंकि आप में से अगर कुछ बच्चे जल्दी प्रिपरेशन अपनी कवर करना चाहें, तो वो जैसे अपना सिलेबस जल्दी कवर कर लेंगे, तो वो मॉक टेस्ट देना जल्दी शुरू कर सकते हैं। तो मॉक एनालिसिस, जस्ट सपोज़ कि आपका जो स्कोर है वो शुरू में आता है 150 के अराउंड में, तो आपका स्कोर मान लीजिए, और इससे बिल्कुल डरना नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चों के 20-25 नंबर भी आएंगे शुरुआत में, तो उससे भी बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि ये होगा भी, आपके पास टाइम है। तो आपने ये देखना है कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं वीक। आपको सबसे पहले ये पता लग जाएगा, क्योंकि आप जो चीज़ पहले ही अटेम्प्ट में अच्छी कर रहे हो, इसका मतलब है वो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं। एंड जो वीक हैं उन्हें वीक रहने नहीं देना है, इनको आपको स्ट्रॉन्ग लेकर जाना है, तब जाके आपके कुछ मतलब 220 प्लस आपका स्कोर बनेगा। एंड मैं बता रहा हूँ 220 भी क्या, अगर आप मैथ्स में 180 प्लस भी स्कोर कर लेते हो, आप इसमें बहुत बच्चों से आगे हो। आप ऑल इंडिया रैंक मतलब मैथ्स में आप लगभग 2000 तक पहुंच जाओगे, जहां मैथ्स का पेपर 3.5 लाख बच्चों में अगर आपके 180 नंबर आ जाते हैं। ये बोल रहा हूँ मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जो मतलब इस साल जो मैंने जो रैंक परसेंटाइल ये सब कैलकुलेट करके जब मैंने देखा, तो ये ऐसा मेरे को पता लगा कि इतने मतलब अच्छे मार्क्स पर, इतने थोड़े से अगर हम इन्हें कम मार्क्स बोलेंगे, तो इस पर भी हमारी 99.6 परसेंटाइल जा रही है। तो मैथ्स का पेपर सीधी सी बात है कि भारी तो आएगा, और स्कोर कर लेते हो, देन यू आर अबव मैनी स्टूडेंट्स। आपने देखा, मान लो आपके 15 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, आपने देखा ये 15 कौन कौन से चैप्टर्स के हैं। आपने देखा कुछ हैं इंटीग्रेशन के, कुछ हैं फिर आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, देन कुछ हैं प्रोबेबिलिटी के, ऐसे ऐसे करके आपने चैप्टर्स निकाले। फिर आपने इसमें बाइफरकेट करा इसे कि आपको ये क्यों नहीं आता, क्या ये सवाल किसी नए टाइप का है,
या आपको फार्मूला याद नहीं है। देखो आप कुछ गलतियां मैथ्स के एग्ज़ाम में नहीं कर सकते, जैसे कि आपको फार्मूला याद नहीं है। अगर आप यहाँ इस कारण की वजह से सवाल गलत करके आ रहे हो, देन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आपको। आप अगर गलत कर रहे हो तो कुछ ऐसा सवाल गलत हो, लगभग सबका गलत है, तो आपको उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सवाल ही भारी था। लेकिन अगर फार्मूला गलत है, सिली मिस्टेक कर दिया है, 2 की जगह 3 लिख दिया है, देन उसकी फिर कोई माफ़ी नहीं, उसका आपको फिर भुगतान करना पड़ेगा। तो फिर आपने जैसे आपके जितने सवाल गलत थे आपने उनको देखा कि हाँ ये इस टॉपिक का है, इस चैप्टर का है। आपने देखा कि क्या ये सिली मिस्टेक थी। अगर सिली मिस्टेक थी तो आप इसमें कर तो कुछ सकते नहीं हो गई। पर इससे ये बात अपने पॉजिटिव सेंस में ले लेना मॉक में कि चलो सिली मिस्टेक थी, क्वेश्चन आता था मेरे को। अब लेकिन गलत तो गलत ही है ना, वहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आता था, चलो आपकी उतनी मेहनत कम होगी कि आपको कुछ और पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ बात है फार्मूला कैसे याद करें, बहुत ज़्यादा मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे फार्मूले हैं, देन इंटीग्रेशन में इतने सारे फार्मूले हैं, इनको कैसे याद करें। इनको एक पेज लो, उस पर अच्छी राइटिंग में लिख लो, अपनी दीवार के आगे चिपका लो, एक और पेज लो वो फार्मूला, फिर उन्हें जब देखो दिन सुबह शाम, जैसे दिन में 3 बार जैसे गोलियां खाते हैं अगर कभी कुछ बीमारी हो रखी हो, तो उस तरह से दिन के 3 बार उसे याद करना है, तो करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आपसे गलती इसलिए हुई होगी वो क्वेश्चन ही बिल्कुल नए टाइप का था, क्योंकि अलग अलग कोचिंग्स, अलग अलग ऑनलाइन सोर्सेज कुछ ना कुछ नए टाइप के क्वेश्चन डालते हैं, तो उसको देखना है क्या कॉन्सेप्ट लगा है, वो याद कर लेना है कि फार्मूला तो वही होगा, फार्मूला तो कोई नई चीज़ है नहीं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट किस तरह से वो सवाल सॉल्व हुआ है वो चीज़ आपको मतलब अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेनी है, ताकि अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आए गलत ना हो। और अगर कभी एग्ज़ाम में फिर कुछ अलग ही नया टाइप का क्वेश्चन आता है, वो गलत हो भी जाता है या आप उसे छोड़ देते हो, उससे उतना इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। जैसे कि मैंने कहा आपको कि अगर आप 200 तक भी ला रहे हो, मैथ्स में बहुत है, वो बहुत है मतलब। तो अब एक मतलब फाइनल जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज है 7 सितंबर, बिल्कुल आज है 7 सितंबर, और मैं ये वीडियो इस वक्त हो रहे हैं रात के 2:01 हो रहे हैं इस वक्त, जब मैं ये अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करने मेरे को 2 दिन लगे हैं। तो इस वक्त आपको आज 7 तारीख से 7 सितंबर से आपको ऐसा क्या करना है कि आपका मई में बिल्कुल A1 तैयारी हो, आपके बोर्ड्स भी बहुत अच्छे जाएँ, आप मेंटली भी कॉन्फिडेंट फील करो, आप मतलब हर चीज़ आपकी बेस्ट हो, एंड आप एग्ज़ाम में भी फोड़ गया हो। अब उस चीज़ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो वी आर इन सितंबर, अभी मोस्टली स्कूल्स के चल रहे होंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स। सबसे पहली चीज़ तो है स्कूल के एग्ज़ाम्स को थोड़ा सीरियसली ले लो भाई, उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे तो एक मतलब कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये पता लगेगा कि गलतियाँ कहाँ कर रहे हो, और अगर पूरे नंबर आ रहे हैं तो समझो बढ़िया तैयारी चल रही है। सितंबर आपका ऐसे जाएगा। देन फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टिल दिसंबर आप चाहे तो थोड़ा सा आपने जहाँ से अगर ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी कोचिंग ले रखी है, कोशिश करो कि दिसंबर मिड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो, जो कि आपके स्कूल में भी हो ही जाएगा, पर स्कूल से अगर थोड़ा सा पहले कर सको तो कर लो, क्योंकि स्कूल में फिर यूनिट एग्ज़ाम्स, देन आपके वो जो होते हैं प्रैक्टिकल्स, देन फाइल्स, ये दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, इन सब से मतलब अगर इनसे थोड़ा सा टाइम अपना निकाल सको तो निकालो, कुछ जुगाड़ कर सकते हो तो कर लो। तो अभी जो करनी है प्रिपरेशन करनी है हाफ ईयरली की, देन जो स्कूल में चैप्टर्स हो रहे हैं उन पर फोकस करो, रोज़ जो क्वेश्चन कराए हैं उनके मतलब जैसे सारे क्वेश्चंस तो स्कूल में टीचर्स कराते नहीं हैं, तो जो होमवर्क दे रहे हैं वो होमवर्क कर लो, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लो। जैसे कि मैंने कहा कि एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको ऐसा होना चाहिए कि ये इसमें ये स्टेप होगा, ये होगा, देन ये होगा, तो ये चीज़ हो जानी चाहिए एनसीईआरटी लेवल पे। देन आप जो हैं लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस करने के बाद जैसे एनसीईआरटी में होते हैं, उसके बाद उसी दिन अगर आप कर सकते हो तो या फिर हफ्ते में कोई एक दिन डिसाइड कर लो, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करो। एंड एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस, मतलब आपको अगर 50 क्वेश्चंस कर रहे हो तो टारगेट लगाओ कि 60 मिनट में करने हैं। बात सिंपल है, अगर आप 60 मिनट अभी नहीं करना चाहते, 25 क्वेश्चन 30 मिनट्स, सिंपल एज दैट, सीधा ये रेशो आपको फॉलो करके चलना है, और मतलब तभी आपकी जो है स्पीड बनेगी, तभी आपकी एक्यूरेसी बनेगी, मतलब क्योंकि जब टाइम का प्रेशर होता है, जब घड़ी चल रही होती है ना टक 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 टक, तो फिर मतलब आता हुआ 2 + 2 भी 5 लिखा जाता है कभी कभी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एंड इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
और जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, जैसे ये सब 12th के लिए ही था, उनके लिए भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन उससे पहले अगर कोई क्लास 11th का बच्चा यहाँ तक आ ही गया है, उसके लिए जो मैंने अब तक चीज़ें बताई हैं वो सारी सेम है। अपने स्कूल के सिलेबस पे ध्यान रखो, MCQ दो। आप बस 12th वाला वो मॉक वगैरह नहीं कर सकते, बट जितने 11th की चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि कुछ चैप्टर्स जैसे ऐसे हैं, लिमिट्स, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन फंक्शन एंड सेट्स, ये सब जितना अच्छे से कर सकते हो, जितना अच्छा बेस बनाओगे उतना काम आएगा ये। और बस जो क्लास 11th वाले हैं उनको तो मतलब अभी ऐसा ही है, 11th है, थोड़े मज़े अगर करना चाहो तो कर सकते हो, वरना मैथ्स के लिए अभी ज़्यादा टेंशन मत लो। बस 11th की मैथ्स स्ट्रॉन्ग करो, अपनी इंग्लिश शुरू से ही स्ट्रॉन्ग करके चलो, वो आपको ज़्यादा बाद में हेल्प करेगा। देन अगर क्लास 12th वालों पर आएँ तो मैंने ये मतलब एक काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था आपसे, बट आई थिंक मैंने इसमें काफ़ी कुछ कवर भी कर लिया है। जैसे आपको अभी से क्या करना है, देन ईच मंथ तो मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेके ही आऊँगा। देन मैं मतलब आपको जो मई तक की बिल्कुल टाइमलाइन है कि इस महीने ये इस टाइम फ्रेम में आपका ये चल रहा होगा, जो मेरे साथ मतलब ये मेरा ही एक्सपीरियंस है, मैं आपको कहीं से कुछ पढ़ के कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये सब जो मेरे साथ हुआ है एंड ये सेम कहानी है सबकी। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया आपको, एंड ये सब आपके साथ भी होगा। मैं SRCC में हूँ, आप अगर अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो आप भी मतलब जो आपका ड्रीम कॉलेज है वहाँ तक पहुँच जाओगे। गाइज़, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, और इससे आपको अपनी प्रिपरेशन में, मैथ्स की प्रिपरेशन में स्पेशली काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड अगर आपका कोई डाउट रहता है अभी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड या एनीथिंग, तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर मैं मतलब अपने जैसे नोट्स वगैरह हैं वो सब शेयर कर दूँगा, या आपको मैसेज करने में ईजीली आप मैसेज कर पाओगे, आप वहाँ पर कर सकते हो। एंड आई होप दैट ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ येस देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे देन मेरे को पता लगेगा कि हाँ, या कुछ आपको सजेशन देने हैं तो आप वो दे सकते हो कि मैं अगली बार वीडियो में ये अच्छा करूं, तो मैं उस चीज़ का भी ध्यान रखूंगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल आपको हेल्प करेगा कि आप अपने ड्रीम कॉलेज तक, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाओ। एंड मैं कंसिस्टेंटली वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हम इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मेहनत करते रहिए एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।